नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस दौर में हम सभी कहीं न कहीं आशंकित हैं कि जिस तरह से तकनीक का विस्तार हो रहा है, कहीं हम इस तकनीक से ऐसे शिकार न हो जाएं कि हमारे बैंक में पड़ा हुआ रुपया पैसा गायब हो जाए, कोई निकाल ले। हमारी जरा सी असावधानी हमारे लिए संकट का कारण बन सकती है। समाचार पत्रों के पृष्ठ ऐसी खबरों से भरे रहते हैं जहां हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी लिंक पर अनजाने में क्लिक कर देने के कारण, अपना ओटीपी बता देने के कारण या फेक टेलीफोन के माध्यम से, ऐसे टेलीफोन जहां ये आपको इनडायरेक्टली धमकाया जा रहा है कि आपका बेटा स्मगलिंग में पकड़ा गया है, आपके बेटे का हमने अपहरण कर लिया है, आदि आदि अनेक तरीके से कुछ अपराधी आपको ऐसे तंत्र में फंसाना चाहते हैं कि आप उस डर के मारे उनके जाल में फंसते चले जाते हैं और अपना बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इस तरह की साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता आज के इस तकनीकी दौर में सामान्य समझ आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम अक्सर सरकार की ओर से, बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से इस बात की लगातार जानकारी दी जाती है कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते समय पूरी सावधानी बरतें। तो आज के हम इस चर्चा में, जिसका विषय है सिक्योर्ड डिजिटल प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी, इस पर हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक युवा विशेषज्ञ से, और वो हैं राजा नागोरी। राजा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। राजा नागोरी इस समय हैदराबाद में पोस्टेड हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है स्प्लंक, जिसके बारे में वे स्वयं आपको बताएंगे। पिछले करीब 7-8 महीने से वो उसके साथ जुड़े हुए हैं और देश विदेश में इनको अवसर मिला है साइबर सिक्योरिटी के बारे में आम आदमी को सजग सतर्क करने के लिए, इस तरह की वर्कशॉप्स और लेक्चर देने के लिए। उनकी ये कोशिश रही है कि जो कुछ उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान सीखा है और अपने जो इनका जॉब है, स्प्लंक के पहले वो एक और कंपनी में काम करते थे, FIS, जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाती थी। तो इसी काम करते करते के बीच में उनको ये अनुभव हुआ कि किस तरह से लोग इस साइबर सिक्योरिटी के जाल में फंसते चले जाते हैं जरा सी असावधानी से, क्योंकि तकनीक ने जहां हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वही बहुत सारी दुविधाएं भी खड़ी कर दी हैं। तो कैसे हम बचे, ये हमारा आज का मुख्य विषय है। तो राजा नागोरी अभी कुछ दिन पहले ही सिंगापुर गए थे, उसके पहले भी कुछ महीने पहले वो सिंगापुर गए थे और वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था इन्हीं सब विषयों को लेकर के। तो उनको एक मौका मिला, अवसर मिला अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ संवाद करने का, और उनका जो ये अनुभव है, अभी पढ़ाई करके कुछ ही समय पहले जयपुर के पूर्णिमा कॉलेज से आपने अपनी इंजीनियरिंग की और वहां से अपनी मेहनत और क्षमता का उपयोग करते हुए आज वो इन मल्टीनेशनल्स जो कंपनीज हैं इनके साथ जुड़ करके इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना अनुभव प्राप्त किया है। तो राजा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट किस तरह से विकसित हुआ, कैसे आपने इसे अपने अध्ययन का रुचि का विषय बनाया? तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। जब मैं 12th पास आउट हो गया था तो उसके बाद मुझे ये सेलेक्ट करना था कि मैं किस ब्रांच में जाना चाहूँगा। तब मेरे भैया निखिल जारोली, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है जिसमें आने वाले टाइम पे काफ़ी स्कोप होगा। तो मैंने फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट किया एंड देन उसके बाद मुझे बोला गया कि 2 लैंग्वेज होती है, C और C++, तो उसको सीखा जाता। तो 12th पास करने के जस्ट बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने इन 2 लैंग्वेजेस को पढ़ा एंड फिर उसके बाद मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया और कॉलेज के 1 सेमेस्टर के बाद ही हमने एक इवेंट था जो जोधपुर MBM में होता था, तो उसमें हमने एक सेशन अटेंड किया था साइबर सिक्योरिटी का, और वो हुआ था 2015 में, जब मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था। तो उसके बाद जब हमने वो इवेंट ज्वाइन किया, इवेंट पे हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी कि कैसे ऐसे कोड बनाया जाए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन आप फील्ड में डालते हो वो फील्ड से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए सर्वर पे। और कुछ ऐसे थे कि कोई फेक पेज, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं फिशिंग,
तो आपको दिखता फेसबुक जैसा ही है, पर वो एक्चुअली में फेसबुक नहीं होता। तो हमने ऐसा भी कुछ सीखा। तो ये सब सीखते सीखते मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक ही इंटरेस्ट लग गया कि हाँ, मुझे करना तो यही है और मुझे एक्सेल करना है। तो मेरे कॉलेज के टाइम में ही जो 4 साल मैंने अपने कॉलेज के बिताए, उसमें ही मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी, जैसे कैसे इंटरनेट को यूज करना है विदाउट आपका कोई अकाउंट है कि नहीं उसमें, कैसे किसी का अकाउंट जो ऑलरेडी बना हुआ है किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, उस इंफॉर्मेशन को कैसे लेना, उसको कैसे सिक्योर करना। और फिर हम लाइब्रेरी के इंटरनेट वहाँ पे जाके और वहाँ से हम कोर्सेज डाउनलोड करते थे, सीखते थे। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हुआ करते थे। तो ऐसे करते 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 मैं 3rd ईयर तक पहुंचा, और 3rd ईयर के बाद फिर मैंने एक एक्चुअली में ट्रेनिंग सेंटर पे जाके मैंने सच में ट्रेनिंग, एक्चुअली जो ट्रेनिंग बोलते हैं वो करी मैंने, जिसपे हम लोग सीखते थे कि वेब एप्लीकेशन जो वेबसाइट होती है उसको कैसे सिक्योर करें, उसमें वर्नेबिलिटीज कैसे निकालें। अब वर्नेबिलिटीज की अगर छोटा सा आइडिया दूं तो ये एक एंड थ्रेट बोल सकते हैं, जिससे जहां से आपका डेटा ब्रीच होता है। जैसे कि कोई एक जैसे कि किसी एक कपड़े में होल हो जाता है और उस होल से आपका सारा पानी निकलता है। इस तरीके से वो एक होल फाइंड करना और उसको देखना कि उसमें डेटा किस तरीके से निकल रहा है और क्या इम्पैक्ट है उसका, मतलब उस डेटा को निकलने के बाद उस बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके की चीजें हमने सीखी। फिर उसके बाद मैंने मेरी पहली जॉब ली जयपुर के अंदर ही, थोड़ा मैंने डेवलपमेंट सीखा। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके फिर मैं FIS में ज्वाइन किया। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा आइडिया लिया बैंकिंग सेक्टर का, जहाँ पे जो एप्लीकेशंस वहाँ पे जो इन हाउस एप्लीकेशंस बनती थी उस पे हम टेस्टिंग करते थे। उस पे हम ये चेक करते थे कि जो कोड बन रहा है, जो डेवलपर्स कोड बना रहे हैं, वो एक्चुअली में सिक्योर है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो हम उनको सजेस्ट करते थे कि आप इस तरीके से कोड लिखो ताकि ये एक सिक्योर एप्लीकेशन बनाएगा। देन फिर मैंने स्प्लंक ज्वाइन किया, जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर में ज्वाइन किया। और अगर मैं स्प्लंक के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो स्प्लंक एक साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट है जो स्पेस के अंदर आपको मशीन जनरेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली एनालिटिक्स के बेसिस पे होता है। आपका जितना भी मशीन जनरेटेड डेटा होता है, और अगर मैं बोलूँ मशीन जनरेटेड, तो जैसे कि सर्वर्स लॉग्स हो गए या और भी इंफॉर्मेशन जो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर द इंटरनेट आपको थ्रेट इंटेल के थ्रू आती है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज वे में दिखाना और उसको एनालाइज करना कि आपके थ्रेट एक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे मिटिगेशंस प्रोवाइड करने चाहिए। अगर कोई अलर्ट आ रहा है तो उस अलर्ट की सिवियरिटी चेक करनी चाहिए। और अगर मैं सिवियरिटी की बात करूं तो ये सिवियरिटी होता है लेवल, मतलब अगर P1 है, P2 है, P3 है, तो ये लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे सिवियरिटी कम होती है, बट जितना ज्यादा लेवल P1 होगा तो उसकी सिवियरिटी हाई होगी। बेसिकली उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो बिजनेस पे। तो ये दिस इज हाउ मेरे को इंटरेस्ट आया साइबर सिक्योरिटी में। और क्योंकि डेवलपमेंट का भी आइडिया था, तो दोनों साइड की मैं बना भी रहा हूँ और उसको तोड़ भी रहा हूँ। तो अगर कल तो मेरे को कोई बोलता है कि कोई चीज टूटी हुई है उसको सही करना है, तो मुझे वो आइडिया है कि कहाँ कहाँ मुझे ज्यादा फोकस करना है और कहाँ कहाँ कम फोकस करना है, सो दैट कि बिजनेस इम्पैक्ट कम हो। तो ये सारा जो इतना व्यापक अध्ययन और ये सारा जो ट्रेनिंग है, ये आपने जॉब के दौरान ली है या कहीं अलग से कोचिंग ली है, या ये सब पाठ्यक्रम के हिस्से ही थे? नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इनिशियल लेवल पे ज्यादा कोचिंग पे नहीं गया, क्योंकि उसका रीजन था जितना भी इंफॉर्मेशन था ओवर द इंटरनेट सब कुछ फ्री में था। तो मैं ज्यादा पैसा दे के और वो पढूं, इससे अच्छा तो मेरे पास जो अवेलेबल है उसी से पढूं और अपनी खुद की रिसर्च करूं। तो जो मैं पढ़ता था, फिर मैं ऑफिस टाइमिंग के बाद अपना रिसर्च करता था, जो भी मेरे को एक्स्ट्रा लगता था उसको नोट डाउन करता था। और उसके बाद मेरा जो उतना भी एक्सपीरियंस है वो मेरा कंपनी के साथ साथ ऐड होता रहा। तो इस समय स्प्लंक में आप प्रोजेक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, जी और कंपनी ने आपको अभी सिंगापुर भेजा था। जी। तो सिंगापुर आप कौन से मिशन पे गए थे, और वहाँ का जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, उसका क्या आपका अनुभव रहा, और आपने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे? ओके, तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं कॉन्फ्रेंस क्या थी और क्यों गया था उस कॉन्फ्रेंस में। तो कॉन्फ्रेंस थी ब्लैकेट, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज आती है और अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करती है, प्लस अपने रिसर्चर्स आते हैं जो अपना खुद का ओपन सोर्स रिसर्च लेके आते हैं। अब अगर मैं ओपन सोर्स की बात करूं
तो ओपन सोर्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि जितना भी कोड आपने जो बनाया है किसी टूल को यूज करने के लिए, वो सारा अवेलेबल है फ्रीली। कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, और कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकता है अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसे ही ओपन सोर्स एक मैंने बनाया था जो 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और उस ओपन सोर्स का एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेरा रिसर्च पार्ट ज्यादा रहता है उसके अंदर कि मैं कौन कौन से फीचर्स को रोज ऐड करता रहूँ। तो मेरे ओपन सोर्स का नाम है नाइटिंगेल, विच इज अ डॉकर फॉर पेनटेस्टर। और अगर मैं थोड़ा इसको लेमन टर्म्स में समझाऊं तो पेनटेस्टर्स वो होते हैं जो अपने एप्लीकेशंस को जो होती है उनको सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। ना सिक्योरिटी टेस्टिंग का मतलब यही है कि उसमें फ्लॉज निकालना, उसका इम्पैक्ट बताना, और उसके बाद उसका बिजनेस इम्पैक्ट बता के उसका मिटिगेशन बताना। तो इस सब चीजों को टेस्ट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके साथ मल्टीपल टूल्स होते हैं। तो उस टूल्स का एक एनकैप्सुलेट पार्ट मैंने किया, और सारे के सारे टूल्स को एक इमेज में बना के एंड देन एक एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया मैंने, ताकि वो सारी चीजें एक जगह हो। उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। तो यही चीज मैं लेके वहां पे प्रेजेंट करने गया था एज एन आर्सेनल प्रेजेंटर्स। और आर्सेनल प्रेजेंटर की अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल इज नथिंग बट आप खुद इंडिविजुअल अपना खुद का रिसर्च लेके जा रहे हैं एंड वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये एक थीम रहता है इन 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 कॉन्फ्रेंसेस का। और इसी तरीके से बहुत सारी अदर कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैसे ब्लैकेट तो हो ही गया, डेफकॉन हो गया, नलकॉन हो गया, उसके बाद एक IW कॉन। सो ये बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है जो साइबर सिक्योरिटी की होती है। तो हाँ, मतलब ये आइडिया था, ये उसके पीछे का थीम था कि मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने जितने भी ओवर द ग्लोब लोग आते हैं, डेवलपर्स होते हैं, कुछ लोग मैनेजर्स होते हैं, कुछ लोग लीड्स होते हैं। तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आए, सबको मैंने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया। एंड बेस्ट पार्ट इज लाइक दे आर एक्चुअली रिलेटिंग माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट व्हाट आई हैव बिल्ट। तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, कुछ पोटेंशियल है। देन दे हैव गिव मी अ फीडबैक जो कि एक एक्चुअल फीडबैक, द सजेशंस दे हैव प्रोवाइड मी। और उन्होंने अपना एक डिस्कशन चैनल इज आल्सो स्टार्टेड ऑन द गिटअप चैनल। नाउ गिटअप की अगर मैं बात करूँ तो यही होता है जहाँ पे आप अपने सोर्स को शेयर करते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये थीम था, और ये मेरा आइडिया था मेरे प्रोजेक्ट को लेके। चलिए, बड़ा अच्छा अनुभव रहा आपका उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। जी। लेकिन राजा, मुझे जो लगता है चुनौती, हम्म। हमारे देश में साक्षरता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि ठीक है, डेटा के हिसाब से संख्या बढ़ सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो साक्षरता है वो कम है। और मैं ये कहूँ कि डिजिटल लिटरेसी तो और भी कम है। बिल्कुल। आजकल के मोबाइल जैसे और ये लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो छोटे छोटे बच्चों की रीच में है। एक तरफ तो वो वर्ग है जो तकनीक से अनभिज्ञ है लेकिन चीजों का उपयोग कर रहा है। दूसरी ओर वो सीनियर सिटीजन्स हैं या महिलाओं का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो इन सारे टूल्स का उपयोग तो कर रही है, लेकिन तकनीकी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि वो कई बार फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका जो ये इतना अनुभव है, इस छोटी सी उम्र में आपने जितना अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को ट्रेंड किया है, तो हम चाहते हैं उस सामान्य शब्दावली में, भाषा में आप उसके उस सारे तकनीकी पक्ष के बारे में हमको जानकारी दें, ताकि जब भी हम इन चीज़ों को उपयोग में करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम ध्यान रखें, तो इस तरह से खतरों से हम बच सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के लिए मैंने एक अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया और मैं वो शेयर करना चाहूँगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जस्ट एक सेकंड। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, अभी हाँ, आ गया। ओके। या तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस से। अब हमारी टर्म्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टर्म्स में, अगर मैं बहुत बेसिक टर्म में बात करूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस वही होती है जो आपको किसी चीज़ से बचाती है। और बेस्ट प्रैक्टिस का और भी ये मतलब होते हैं कि जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, इट शुड बी मोर लाइक कंसाइज। और ये भी होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने डिवाइसेस के अंदर स्टोर कर रहे हो वो सिक्योर मैनर में स्टोर होनी चाहिए। इसका और भी एक्स्ट्रा जो मीनिंग है या जो एक्स्ट्रा डेफिनेशन है वो मैं आगे अपने स्लाइड्स में बताऊंगा।
बट अभी के लिए अपन इसको लेके चलते हैं डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी। बट उससे पहले मैंने कुछ अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था। तो ऑल्दो सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आ चुकी थी उसके अंदर, बट उसके अलावा मैं ये बताता हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जो कि नाम है इनसाइडर लर्नर्स, जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ बेस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, वो किस तरीके से किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ जीरो टू हीरो वाला पार्ट, कि मतलब वेरी बेसिक से एडवांस लेवल पे। अगर कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो कॉन्फ्रेंस मैंने ब्लैक एट एशिया का बता दिया। ओआप्स ग्लोबल एप्सेक एक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस है जो लाइक यूरोप रीजन के अंदर होती है। वो भी एक ग्लोबल एप्सेक कॉन्फ्रेंस है। एक डॉकर जो एक टेक्नोलॉजी है जिसपे मेरा टूल बना हुआ है, उसकी भी एक कॉन्फ्रेंस होती है। और एक IW कॉन्स जो एक साइबर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस है। उसके अलावा मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट लाइक शेयरिंग माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ओवर द ब्लॉग्स, और जो भी वीडियोस या जो भी मैं पोस्ट बनाता हूँ उस पे। और मेरे सारे टेक्निकल स्टफ के अलावा मैं बाइक ट्रिप करना पसंद करता हूँ और ट्रैक करना पसंद करता हूँ। और ये कुछ फोटोज हैं जो मेरी रीसेंट ट्रिप से मैंने ली है। द फर्स्ट वन जो ऊपर ऊपर वाली है वो है हरकिदुन की एक ट्रैक था उत्तराखंड के अंदर। उसके आगे जो है वो पिथौरागढ़ में एक बाइक ट्रिप था। एंड द थर्ड पिक्चर जो ली थी ब्लैक एट एशिया 2022 एडिशन से, जब मैं 2 साल पहले गया था। तो ये मेरे बारे में है। और आज का जो एजेंडा है इस कॉल का वो ये है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी में। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे टेक अब्यूज के बारे में। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। फिर नेक्स्ट साइबर लॉ, कुछ साइबर लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि किस किस टाइप के साइबर लॉज हैं अपने बने हुए, और किस किस टाइप के सेक्शंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को फोन्स देते हैं इन लाइक वेरी यंगर एज, क्योंकि उनको लगता है कि फोन इज द वन डिस्ट्रैक्शन, उनको चुप रखेगा, उनको एक जगह तक रख देगा कि हाँ ठीक है वो परेशान नहीं करेंगे, बट उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। लास्ट पॉइंट, कुछ स्कैम्स हैं जो फोर्ब्स ने कवर किए थे, तो उन स्कैम्स पे हम थोड़ी सी नजर डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर। ओके, तो अगर हम बात करें डिफरेंस के बारे में, तो हर एक एस्पेक्ट के बेसिस पे साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो साइबर फ्रॉड इज नथिंग बट लाइक आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो विद द यूज ऑफ फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट या ऑनलाइन स्कैम्स या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करके किसी को हार्म पहुंचा रहे हो। तो इसका मोटो ये होता है। बट अगर अपन साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो जितने भी डिवाइसेस से आप यूज कर रहे हो किसी चीज को ट्रांजैक्ट करने के लिए या किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस या उसको सिक्योर कैसे किया जाए सो दैट कि आपका इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट ना हो। इसका फोकस क्या होता है? अगर अपन फोकस पर्सपेक्टिव से बात करें तो साइबर क्राइम में फोकस यही होता है कि हम किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसी को फ्रॉड करें या किसी को हार्म पहुंचाएं। बट साइबर सिक्योरिटी में हमेशा डिफेंसिव पार्ट होता है कि मतलब हम उस पर कौन कौन से ऐसे मिटिगेशंस प्रोवाइड करें ताकि हम उन सब अटैक से या उन सब क्राइम से डिफेंड हो सकें। अगर अपन गोल पर्सपेक्टिव की बात करें तो साइबर क्राइम में हमेशा गोल जो होता है वो यही होता है कि किसी तरीके से हम उसके जो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, सीधा हम उस पर अटैक करें और उसको हार्म पहुंचाएं। बट अगेन साइबर सिक्योरिटी का गोल की बात करें तो जितने भी अनऑथराइज एक्सेस होते हैं, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ, तो अगर अपन गोल की बात करें साइबर सिक्योरिटी में तो हम उन सारे जितने भी फ्रॉड्स होते हैं या जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है उन सब पे ज्यादा फोकस करके हम उन एसेट्स को जो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं उनको सेव कर पाए। अब अगर अपन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हाँ, साइबर क्राइम में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है। और इसमें
बेसिकली कोई वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर टाइप का कुछ नहीं होता है, जस्ट एक नॉर्मल इंसान होता है, वो फ्रॉडस्टर होता है और वो आपको अटैक करता है एंड देन आपके जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं वो डेंजर जोन में चले जाते हैं। तो जस्ट अ मैनिपुलेशन थिंग कि कोई भी एक इंसान आके आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन दो, एंड नेक्स्ट इंस्टेंस आपको पता पड़ता है कि आपके बैंक से इतना पैसा चला गया है, आपका अकाउंट हैक हो गया है या समथिंग, जो जो इंडिया के लोग या मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक फेस कर रहे हैं ये इश्यूज। फिर इस जो अगर अपन साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज आती है जो एक एक थ्रेट कंसिडर करी जाती है या एक वनरेबल एंड पॉइंट कंसिडर किया जाता है, तो हम उसको चेक करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं और उसके बाद उसका मिटिगेशंस निकालते हैं। और अगर कोई इंसिडेंट रिस्पॉन्ड होता है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है, एवरीथिंग जो कि एक वैल्यूएबल एसेट को हार्म पहुंचा सकता है, उस पे हम एनालिसिस करते हैं और मिटिगेट करते हैं एंड देन हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन तैयार करते हैं सो दैट कि जो वो वल्नरेबल एंड पॉइंट है, वो वल्नरेबल एंड पॉइंट नेक्स्ट यूज जो ऑडियंस यूज करेगी कोई भी एक प्रोडक्ट को, वो वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, ताकि उनका एक ट्रस्ट फैक्टर भी बना रहता है कि हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर वो सिक्योर है। फिर अगर हम बात करें लीगल और एथिकल कंसिडरेशन की, तो साइबर क्राइम के लिए बिल्कुल बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। तो अगर कोई भी ऐसा लॉज के अगेंस्ट जाता है तो उनको इस चीज का जवाब देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लीगल लीगल वे, राइट। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में भी होते हैं ऐसे कि अगर कुछ भी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग या एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है तो उसके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे ऑडिटिंग किए जाती है, उनका चेक किया जाता है कि देर इज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल और नॉट। So these kind of information is also applicable based on the country. So every country is having their own data protections. डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, हम बहुत इजी वे में अगर मैं बताऊं तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होता है हर एक कंट्री का। तो उस बेस अगर वो कंट्री में वो डेटा स्टोर हो रहा है किसी का भी, तो वो उन एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वहाँ पे एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पे फॉरम्स तैयार होते हैं, वहाँ पे आपको अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि हम ऑडिट कंप्लाइंस हैं। जितना भी जितने भी मिटिगेशंस हैं, जितने भी एक्शंस हैं बेस्ड ऑन द एक्ट, वो हम अप्लाई करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है टेक अब्यूज, जो कि अपना सेकंड एजेंडा है। और इसके अंदर जो मेन थीम है वो थीम यही है कि जो टेक्नोलॉजी अपन यूज करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो लैपटॉप है, मोबाइल है, और पूरे 24/7 अपन इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, तो इंटरनेट की इतनी इजी अवेलेबिलिटी से कौन कौन से ऐसे अब्यूजिव एक्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम टीनेजर्स में या फिर एडल्ट में देखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्शंस दे हैव टू परफॉर्म। और अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो क्या इन्फॉर्मेशन अपन को देनी है और क्या नहीं देनी है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट। तो उसी की हम बात करेंगे इस स्लाइड के अंदर। तो पहला टेक अब्यूज जो वेरी कॉमन है, स्लाइड चेंज नहीं हुई है, स्लाइड चेंज नहीं हुई है। एक सेकेंड। हाँ, अब चेंज हुई है लेकिन थोड़ा इसको, हाँ अब ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है स्पाइंग। पहला पार्ट जो होता है, आई मीन इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो पहला पार्ट है वो ये है स्पाइंग, जिसमें हम अगर इसका बेसिक वर्ड देखें तो किसी पे जासूसी करना। अब इसमें होता क्या है कि हम किसी दूसरे के डिवाइस पे, जो पर्सनल डिवाइस होता है, और पर्सनल डिवाइस से मेरा मतलब है कि जो भी आप अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आप कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आप अपने कंपनी वाले फ़ोन के अंदर रखते हैं, या फिर कोई भी ऐसे मेल जिसमें आपके कोई ऐसा अटैचमेंट है जो शेयर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर अपन इंडिया की बात करें तो अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उसका एक अपने को डॉक्यूमेंट हर मंथ एक मेल आता है, और उस मेल में आपके जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं या जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है उसका पूरा एक इन्फॉर्मेशन आता है।
तो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लीक विद अदर। तो वो एक आपका डिवाइस है जो आपका एक पर्सनल कह सकते हैं कि एक लॉकअप है। तो उस चीज पे स्पाई करना इज समथिंग लाइक टेक अब्यूज। आपकी बिना ऑथराइजेशन के कोई आपका यूज कर रहा है और सारी इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ टेक अब्यूज और अनएथिकल यूज ऑफ टेक। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्पाइंग जो अगर कोई कर रहा है तो वो ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है किसी अदर पर्सन का। और कुछ कॉमन कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने ग्रीन बबल में बनाया, जैसे कि व्हाई वुड एनीवन नीड माय पासवर्ड, किसी को मेरे पासवर्ड की क्यों जरूरत है। और अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो ये बहुत कॉमन है कि कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए किसी थर्ड पर्सन को ये बोलता है कि अगर मेरे को मेरे पार्टनर को चेक करना है कि वो मुझ पर चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी पीपल आर फेसिंग, एंड दे हैव टू टेल कि हम ऑथराइज पीपल नहीं है। और पहली बात, ये बहुत इलीगल पार्ट है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आपको साथ रहना ही नहीं चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो। थर्ड वन इज लाइक, ये बहुत कॉमन है, ये आज के जेंजी वाला स्लैंग अगर अपन बोले तो उसमें बहुत कंसिडर किया जाता है, जैसे शेयरिंग इज एवरीथिंग, वी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन लव। एंड उनको लगता है कि अगर वो ट्रांसपेरेंट है लव में तो दे कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक हो जाता है। तो ये बहुत फनी चीजें हैं, बट सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि ये सब चीजें शेयर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप पार्टनरशिप में भी है तब भी आप एक इंडिविजुअल एसेट ही हैं, तब भी आपकी कुछ एक प्राइवेसी है। आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं तो वो भी एक प्राइवेसी ही है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको सुनने को मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड जो टर्म आता है वो आता है साइबर बुलिंग, जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चेक करेंगे। बट उससे पहले अगर हम स्पाइंग की बात करें तो कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं। अब अगर मैं सिक्योरिटी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स की बात करूं तो वो ये चीजें होती है जो ध्यान में रखी जाती है अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आप अपने पासवर्ड या अनलॉक कोड्स या पैटर्न जो भी आप यूज कर रहे हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करें अनटिल अनलेस कि आप ट्रस्ट करते हैं उस पर। और वो ट्रस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने किसी पर ट्रस्ट किया तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन चला गया। कुछ लेवल ऑफ एक्सेस ही देने चाहिए किसी भी, अगर आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं तो उस पर भी लेवल ऑफ एक्सेस का ही आपके फोन के कुछ लेवल का ही एक्सेस देना चाहिए, सारा फोन का एक्सेस नहीं देना चाहिए। अगेन अगर कोई आप पे स्पाइंग कर रहा है सो इट्स अ इलीगल एक्टिविटी जो कि आपको जेल का रास्ता दिखा सकती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज होने चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने लिख दिया raja@123, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैपिटल आर, मतलब आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल RAJA@, फिर उसके बाद कुछ पैटर्न्स या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश एंड देन आपका फोन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपके कुछ ऐसे रैंडम नंबर्स होने चाहिए जो आपको लगता है कि आपको याद रह सकते हैं बट किसी और को याद नहीं रहेंगे। इट्स जस्ट वेरी सिंपल कि मतलब आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, योर अल्फाबेट बोथ अपर केस और लोअर केस, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ रैंडम नंबर्स। तो इससे होता है क्या है कि आपका जो पासवर्ड होता है वो सिक्योर हो जाता है और कोई भी उसको ब्रूट फोर्स नहीं कर सकता। अब अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूं तो इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस जहां पे आपके पास एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड होगी और आपके पास एक प्रोसेस होगा, वो लिस्ट एक एक करके पासवर्ड डालती रहेगी और चेक करती रहेगी कि अगर जो पासवर्ड है वो मैच हो गया कि नहीं होगा कि नहीं होगा। इट्स अ हिट एंड ट्राई, और अगर जहां पे भी हिट हो गया तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इट्स दैट सिंपल, बट इट सीम्स दैट सिंपल। इट थ्योरेटिकल बहुत सिंपल है बट इट टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आपका जो पासवर्ड है वो अगर स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओटीपी, जो कि बहुत डरावनी चीज है फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस, जहाँ पे उनको बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो लोग। अगर हम बात करें अपने पीएफ अकाउंट जो उमंग एप्लीकेशन यूज करते हैं उसकी हर चीज में ओटीपी आता है। तो और हाँ, जोमैटो अगर कोई यूज करता है तो बिल्कुल उस अगर किसी ने जोमैटो गोल्ड ले रखा है तो बिल्कुल वो उनके पास भी ओटीपी आता है। तो ओटीपी समथिंग लाइक हर किसी के पास आता है, बट वो ये कि शेयर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कैम्स होते हैं वो बैंकिंग एप्लीकेशन से होते हैं और वहीं से आपका ओटीपी शेयर होता है और वहीं से सारा गेम खत्म हो जाता है। तो ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना इन टर्म्स ऑफ स्पाइंग, क्योंकि अगेन अगर किसी के पास ओटीपी आ गया तो द अदर पर्सन कैन चेक ऑल द एक्टिविटीज यू आर डूइंग इन दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट इज you should avoid clicking on any suspicious link और डाउनलोड एनी अननोन फाइल। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई भी ऐसे लिंक जैसे कि google.com, सो GOOGLE, तो स्पेलिंग तो यही बोलती है, पूरी दुनिया को यही पता है स्पेलिंग के बारे में, बट GOOGLE ये जो वर्ड है या ये वर्ड यूजुअली कोई देखता नहीं है, पर यही एक सस्पिशियस लिंक है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी लिंक को क्लिक करने से पहले अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि ये फेसबुक का पोस्ट है और लाइक कर दे, उस फेसबुक के पोस्ट को ओपन करने से पहले उसका लिंक चेक करो कि वो facebook.com है कि नहीं है, और अगर कोई दूसरा है तो उसको हाथ जोड़ के बोल दो कि भाई मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वही एक सस्पिशियस लिंक होता है जहां पे आपको ध्यान रखना होता है। कीप योर सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस अप टू डेट, इसका मतलब वो सिंपल अगर मैं वर्ड बताऊं, मीनिंग बताऊं इसका, तो वो यही है कि ओवर द टाइम आप जो भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं उसको अपडेट करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि उसमें सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, उसको डेवलपर्स लोग फिक्स करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ ऐसा इशू फेस कर रहे होते हैं तो वो इशू रिमूव हो जाता है या रिजॉल्व हो जाता है। अपने सोशल मीडिया पे प्राइवेसी सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग आपको बहुत इजी टर्म्स में मैं बताऊं तो आप अपने प्रोफाइल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कोई आपकी प्रोफाइल को शेयर नहीं कर सकता, कोई आपकी प्रोफाइल को विजिट नहीं कर सकता, कोई आपकी प्रोफाइल पे या आपको मैसेज नहीं भेज सकता अनटिल अनलेस आप उसके फ्रेंड हो या नहीं हो। कुछ इस तरीके की प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं जो अपन को हमेशा करनी चाहिए। अननोन रिसोर्सेज जैसे कि मैंने पहले बताया GOOG और या फेसबुक एंड देन उसके बाद कुछ एक वर्ड आ गया या कैपिटल B या स्मॉल b और फिर उसके बाद आपने .com लगा दिया, .xyz लगा दिया, तो वो भी एक फिशिंग पेज है। वहां पे आप अपने क्रेडेंशियल्स मत डालो वगैरह वगैरह, जितने भी वेबसाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उस पर एक्टिवेट मत करो या पर्सनल इंफॉर्मेशन पे उस पर लॉग इन मत करो। और हाँ, रेगुलरली अपने अकाउंट्स को चेक करते रहो ताकि कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुआ है तो अपन उसको रिपोर्ट कर सकते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम के बाद अपन रिपोर्ट करते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाता। वो यही बोला जाएगा कि आपको पता था कि एक हफ्ते से वो ट्रांजेक्शन हो चुका है बट आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये था कि आपको पता था कि वो अमाउंट जो है वो किसको जाना है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बुली। बुली कैन बी इन पर्सन और साइबर बुली जो वेरी कॉमन टर्म है अगर अपन डिजिटल वर्ल्ड की बात करें। तो यहाँ पे कुछ 2 वीडियोस हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम्पल शो करता है साइबर बुलिंग का, या फिर किस तरीके से मिस यूज हो सकता है टेक्नोलॉजी का, जो आज के टाइम पे यूज मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ लाइक हर दूसरा या पहला बंदा या तीसरा बंदा हर कोई इसको यूज करना चाह रहा है, और नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव बट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एज वेल। तो एक ये वीडियो है मैं चलाना चाहता हूँ। Cyberbullying happens when someone posts or shares harmful or mean content about someone else on the internet, social media, apps, texts, video games, or digital devices. Take this example. Maddie took a screenshot of her classmate Shonda's photo from social media. She then used an app to make Shonda look like a monster in the photo and added some insulting words. After sharing it in a group text, some classmates replied with hurtful, mean comments about Shonda. Others laughed and shared it with others. Is it cyberbullying? Yes. Maddie wanted to embarrass Shonda, and by doing so, she encouraged others to do the same. What can Shonda do? Take screenshots of the cyberbullying. It's painful, but Shonda needs to document what happened in case it happens again. Shonda can also block the group texts. She should tell what happened to an adult she trusts. Together, they may want to report what happened to the school. How about this one? Malcolm plays multiplayer video games online with people he only knows through gaming. A few of them have added him on social media. One player, Lucas123X, or Lucas, used to chat with him a lot while playing, asking a bunch of personal questions. Malcolm answered and didn't think much about it. But one day,
Lucas posted all kinds of personal information about Malcolm on social media, mixed in with lies and comments about his ethnicity and gaming skills. Is it cyberbullying? Yes. Lucas was trying to harm Malcolm and his reputation. What can Malcolm do? He can take screenshots of the posts and block Lucas on social media. What Lucas did may have also violated the rules of the social media site and the gaming platform. Malcolm should report Lucas's behavior to the sites. He can also avoid a game if he knows Lucas is one of the players. Malcolm can tell an adult about what happened. Together, they can help determine if they should report it to the police. And remember, never give out personal information to strangers. Here's another one. Jaden and his friend Dylan were having fun, kidding around after school. Jaden took photos and posted them online. One photo showed Dylan making a weird face, which they both found funny, but other kids who saw it started posting mean comments about Dylan's face in the photo. Dylan was upset by the photo and the comments. Is it cyberbullying? No. If Jaden didn't mean any harm and he's willing to delete the photo, it is not cyberbullying. If Jaden doesn't delete the photo after seeing the negative comments being posted about his friend Dylan, he could be contributing to cyberbullying though. What can Dylan do? He can ask Jaden to remove the post and, in the future, to ask permission before sharing photos of him. If Jaden is a friend, he'll respect Dylan's request, apologize, and delete the photo. ओके, तो अब अगर अपन ने इस वीडियो की अपन बात करें तो इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जहाँ पे साइबर बुली एक पार्ट बन सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने सबसे पहला जो केस देखा था उस गर्ल का जिसपे किसी ने उसकी पिक्चर लेके एंड देन उसने कुछ फिल्टर लगा के उसको उस तरीके से पोर्ट्रे किया कि वो एक मीम कंटेंट बन जाए। और आज के टाइम पे मीम कंटेंट इज समथिंग जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग एज नेगेटिव और वी कैन से अडल्ट मीम कंटेंट जो कि आपके फेस को यूज करके और कैसे भी इम्पर्सोनेट किया जा सकता है। तो वहां पे उसकी फ्रेंड ने उससे परमिशन नहीं लिया पोस्ट करने से पहले, फिल्टर लगाने से पहले, और अगर ओवर द टाइम उसको जब ये पता पड़ रहा था कि उसका सब मजाक बना रहे हैं, उसको सब ऑनलाइन हैरेसमेंट कर रहे हैं, उस पे कमेंट्स, गंदे कमेंट्स डाल रहे हैं, तो वो तब भी उसको ये आइडिया नहीं आया कि वो कितना लेवल का एक्सटेंड हो सकता है अनटिल अनलेस उस लड़की को अपने किसी अडल्ट से बात करके और उस चीज पे डिस्कशन करना चाहिए या फिर कंप्लेंट करनी चाहिए ऑनलाइन। जो अपना इंडिया का साइबर क्राइम पोर्टल है वहां पे जाके कंप्लेंट करनी चाहिए और जितने भी स्क्रीनशॉट्स आपने लिए, जितने भी कमेंट्स आपने पढ़े, उस सब के सब उस पे अपलोड करने चाहिए। नेक्स्ट जो केस था, जो थर्ड केस था, जिसपे अनइंटेंशनली एक पिक्चर ऐसी क्लिक हो गई आपके फ्रेंड की जिसपे वो अपना, जो आपका फ्रेंड है वो वियर्ड फेसेस बना रहा था। अगेन उसने पोस्ट किया, उस पे कमेंट्स आए, उस पे लाइक मीन कमेंट्स आए, हैरेसमेंट वाला सीन पोर्ट्रे हुआ, बट जब उस फ्रेंड ने उस अपने फ्रेंड को बोला कि कैन यू प्लीज रिमूव दिस पिक्चर, तो उसने एग्री किया एंड देन उसने वो पिक्चर जो है वो रिमूव कर दिया। दिस शोज दैट यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू मेड अ मिस्टेक बट दैट इज नॉट इंटेंशनली, और आपने वो पोस्ट को रिमूव कर दिया जहाँ पे कुछ भी ऐसा हैरेसमेंट का केस नहीं है। इट जस्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी आप ऐसी इमेज पोस्ट करते हो जो किसी इंसान का गलत इमेज पोर्ट्रे करता है एंड यू आर कीपिंग दैट रिकॉर्ड ओवर द इंटरनेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग आएंगे अपने कमेंट्स डालेंगे और वो कमेंट्स उस इंसान को कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट करता है मेंटली। दिस इज कॉल्ड हैरेसमेंट, दिस इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। लाइक आप बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज को सोचे हुए कि उसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर यू अपलोड द पिक्चर, ऐसा आप कुछ नहीं सोच रहे और आप अपलोड कर रहे हैं, दैट्स समथिंग दैट कंसिडर टू बी अ बुलिंग, दैट्स समथिंग कंसिडर टू बी अनएथिकल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी यू आर होल्डिंग इन योर हैंड। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें उस बुलिंग वाले पार्ट का, तो ये कुछ ऐसे लाइक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम मेजरली फोकस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बुलिंग से इम्पैक्ट हो रहा है, कोई विक्टिमाइज हो गया है बुलिंग जैसे वर्ड से या साइबर बुलिंग जैसे वर्ड से या हैरेसमेंट वर्ड से, तो ये कुछ ऐसे
ऐसे एक्शंस होते हैं जो यूजुअली इंसानों के अंदर देखे जाते हैं जो विक्टिमाइज हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, कि उनका खाने पीने का पैटर्न चेंज हो जाता है, उनके सोने का पैटर्न चेंज हो जाता है, उनकी एक्टिविटी सडनली स्टॉप्ड हो जाती है या ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लग जाती है। वो जिसमें अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर टाइम इन सम स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हमेशा करते थे। दे स्टार्ट कीपिंग क्वाइट एंड बहुत चुप चुप रहने लग जाते हैं, आइसोलेट होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस साइबर बुलिंग और हैरासमेंट। उनको ऐसा लगता है कि जो इमेज या जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, इट कुड बी रीच टू देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल। तो हमेशा उनके दिमाग में वो चीजें चलती है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन और दिस लाइक जो साइबर बुली वाला जो एक्चुअली में अपन डिस्कशन कर रहे हैं इस वर्ड को, ये हमेशा उनके ओवर द टॉप चलता रहता है। तो यहाँ पे ये सब ऐसे पैटर्न्स हैं, कॉमन पैटर्न्स हैं जो हमको नोटिस करने चाहिए अगर कोई एक्चुअली में इस सब चीजों से विक्टिमाइज हो रहा है और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स वी कैन से जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग और आर हैविंग लाइक उनकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस harassment और साइबर बुलिंग। फिर एज एन पेरेंट्स और एज अ गाइडेंस और एज अ मेंटर, what you guys can do or what audience can do is you can ask them if something is happening which is unusual, जो वो हमेशा करते थे पर वो अब नहीं कर रहे, उनके खाने पीने में जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है, उनके सोने का स्लीप साइकिल चेंज हो रहा है, उनके किसी एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करने का जो इंटरेस्ट था वो कम हो रहा है। तो ये कॉमन सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं तो आप बात करो जाके, उनसे पूछो इफ समथिंग इज रॉन्ग। इफ यस, यू कैन शेयर विद एनी वन ऑफ देम। उनको बताओ कि किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में अगर आप कुछ ऐसी चीजें नहीं बता पाते हो किसी को। क्या क्या टाइप के ऑनलाइन कंटेंट पब्लिश हो सकता है उनके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। उसका इंटेंशन नहीं था ऐसा उस इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना, बट उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके क्या और ऐसी इंफॉर्मेशन बन सकती है जिससे आपको हार्म पहुंचे एज एन पर्सनल आइडेंटिटी। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने पिछले उसमें पॉइंट में बताया, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन आप पोस्ट कर रहे हो दैट कैन हार्म और दैट कैन नॉट बी कंसिडर टू बी अ ट्रू इंफॉर्मेशन टू द इंटरनेट वर्ल्ड, बट चूंकि वो बहुत सारे सोर्सेज से होते हुए आई है तो इट सीम्स टू बी अ पॉजिटिव और ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो वहां पे आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है कि उस इंफॉर्मेशन की सिवियरिटी क्या, उस इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस कितनी है। अगेन सेल्फ एस्टीम इट्स समथिंग दैट जो पिछले सिम्टम्स के बारे में बताया कि आपके बॉडी लैंग्वेज आपका चेंज हो जाता है, आप किसी से बात नहीं करते हो, आप आइसोलेट हो जाते हो, आपकी इमेज बेसिकली जो आपने इतने टाइम से अपनी इमेज को एक कहते हैं लेवल अप किया, वो सारी इमेज डाउन होने लगती है। तो वहाँ वो ऐसे एक सिम्टम्स है जहाँ पे आप उनको बता सकते हो कि अगर आप ऐसी कुछ सिम्टम्स या ऐसी कुछ साइबर बुलिंग से विक्टिमाइज हो तो एटलीस्ट यू शुड आस्क टू देम कि कौन कौन से वेज हो सकते हैं जहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को इतना यूज नहीं करें ताकि आपकी आइडेंटिटी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर चली जाए। तो वहां पे हम अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, उनसे बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि और क्या क्या ऐसी चीजें करना चाहिए जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन बेयर मिनिमम शेयर हो ओवर द वर्ल्ड। और द लास्ट पॉइंट इज समथिंग, मेरे कुछ वर्ड्स यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं ऑडियंस को, बट दिस इज समथिंग दैट टीनेजर्स को ये चीज समझ नहीं है कि हाउ दे शुड कंसिडर देयर बॉडी टाइप। इफ कंसिडर टू बी अ गर्ल, all the social media posts should not be considered to be an intimate scenes or intimate post। और लड़कों के लिए वो ऐसा हो सकता है कि उनको एक ऑब्जेक्टिफाई तरीके से उनको कंसिडर नहीं किया जाए। तो कुछ इस तरीके के बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो पेरेंट्स को देना चाहिए। इफ your child is using social media and they are not aware about what should post and what should not post, तो एज एन पेरेंट्स आप लोगों की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आप डेली उन पे थोड़ा थोड़ा करके ऑब्जर्व करें। नॉट सेइंग कि उन पे स्पाइंग करें। स्पाइंग और ऑब्जर्वेशन इज समथिंग, बोथ आर डिफरेंट। स्पाइंग इज समथिंग जो अनऑथोराइज तरीके से हो रही है, पर ऑब्जर्वेशन इज समथिंग आप
वो आपसे शेयर कर रहे हैं या आप उन लोगों की डेली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है, देन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर चिल्ड्रन. सो दिस इज समथिंग लाइक यू हैव टू ऑब्जर्व सम ऑफ द पॉइंट्स दैट जो वो यूजुअली नहीं करते हैं, बट फ्यू ऑफ डेज लाइक दे आर डूइंग द सेम. तो वहां पे आपको अपना ऑब्जर्वेशन देना है, वहां पे आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो कुछ इस तरीके के कुछ 5 एक्शंस है जो हमको परफॉर्म करने चाहिए एज एन पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट एजेंडा है वो है साइबर क्राइम्स एंड उसके लॉस. और अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो लेमन टर्म्स में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या एक डिजिटल डिवाइस से किसी दूसरे डिजिटल डिवाइस होल्डर को इम्पैक्ट करना इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लीकिंग, इम्पर्सोनेशन, फिशिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड. तो इनमें कॉमन क्या है? डिजिटल डिवाइस. सो डिजिटल डिवाइस इज अ वेपन, हियर कंप्यूटर इज अ वेपन. नाउ एक वेपन से किसी दूसरे वेपन होल्डर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं विद सम ऑफ द एक्शंस दैट शुड नॉट बी परफॉर्म व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस. अगेन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम कोई भी डिफाइन नहीं करता. इंडिया, इवन दो इंडिया लॉ भी साइबर क्राइम को डिफाइन नहीं करती है, बट साइबर लॉस को जरूर डिफाइन करती है. इसीलिए लाइक एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं आईटी एक्ट. और हमको इस चीज से अवेयर क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल विक्टिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है कि इस एज से इस एज के बीच में जो लोग आएंगे वो विक्टिमाइज होंगे, या इस लेवल से इस लेवल के बीच में जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं वो विक्टिमाइज होंगे, या फिर कोई बड़ी कंपनी का कोई मालिक है वो लाइक विक्टिमाइज हो सकता है. कोई भी हो सकता है जिसके हाथ में इंटरनेट एक्सेस है और जिसके हाथ में उस डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस है वो विक्टिमाइज हो सकता है. बट वो विक्टिमाइज कब नहीं हो सकता, वो आगे हम कुछ और स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन ऐड करिए वो चेक करेंगे. तो उससे पहले कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं, मतलब फॉर्म्स क्या क्या है, किस किस तरीके से जो साइबर क्राइम है वो हो सकता है. पहला हैकिंग, जो कि एक बहुत ओवररेटेड वर्ड है. और इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका यही होता है कि आप किसी अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू किसी दूसरे के डिवाइस में एक्सेस कर जाओ और जो भी इंफॉर्मेशन वहां से लीक करनी होती है वो लीक कर दो विदाउट लेटिंग दैट पर्सन की उस पर्सन का डिवाइस कैन बी एक्सेसिबल टू आउटसाइडर्स. तो ये एक हैकिंग वर्ड होता है. नेक्स्ट आता है फिशिंग. फिशिंग इज समथिंग ऐसा बोलता है कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है. इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप facebook.com खोलते हैं तो फेसबुक का एक पेज ओपन होता है, बट मैंने अगर कोई ऐसा एक लिंक बनाया जिसपे फेसबुक जैसा एक पेज होस्ट हो रहा है और मैं आपको वो लिंक ओपन करने को बोलता हूँ और आपने वो लिंक ओपन किया बिना देखे कि वो जो लिंक है उस लिंक पे लिखा हुआ है फेसबुक bbb.com, तो this is not the exact URL of Facebook. Exact URL of Facebook should be facebook.com only. तो आपने वो नहीं देखा, आपने अपने क्रेडेंशियल्स पे डाले और आपको वो रीडायरेक्ट हो गया ओरिजिनल पेज पे. बट इस प्रोसेस में जब आपने अपने यूजर नेम क्रेडेंशियल्स डाले थे वो यूजर नेम क्रेडेंशियल्स आ गए मेरे पास. तो ये एक टाइप का फिशिंग है जो भी कोई इससे इम्पैक्ट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रोसेस होता है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने यूजर नेम क्रेडेंशियल यूजुअली डालते हैं वैसा के वैसा एक नकली पेज बन जाएगा और वैसा के वैसा ही वो इनपुट फील्ड्स आएंगे और उसी इनपुट फील्ड्स पे आपको आपके क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं. बट सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये होती है कि जिस यूआरएल पे वो एप्लीकेशन या वो वेबसाइट चल रही होती है वो यूआरएल वो नहीं होता और कोई दूसरा यूआरएल होता है जो अटैकर आपको शेयर करता है. सेकंड थर्ड पॉइंट इज वेलिंग. वेलिंग इज समथिंग जो एक टर्म होती है इम्पर्सोनेशन. मतलब आप प्रिटेंड करते हो कि आप एक किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हो और आप किसी को अपने बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप अपनी कस्टमर्स को कॉल करके उनसे ये बोलते हो कि आपके अकाउंट में ये हो रहा है वो हो रहा है, समथिंग लाइक आपको आपके अकाउंट का अगर अपन जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सोचूं तो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट
एक्सटेंड हो चुका है, आपने पेमेंट नहीं किया जबकि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट पैनिकिंग में आप ये सोचते हो कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, आप ओटीपी शेयर करते हो एंड बूम, आपका सारा के सारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो दे आर लाइक impersonating that they are executive or they are representing any certain form, but they are not. उनकी बात करने का तरीका ही वैसा होता है जैसे आप यूजुअली कस्टमर केयर पे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक ऑथेंटिक कॉल है और आप अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं। स्मिशिंग इज समथिंग वेलिंग की तरह या फिशिंग की तरह ही, यहाँ पे आपको एसएमएस के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है जहाँ पे आप अगेन ट्रिक्ड हो जाते हो और आप यूआरएल पे क्लिक कर देते हो। अगेन यहाँ पे एक 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 प्लस पॉइंट ये होता है, प्लस पॉइंट तो नहीं, स्टार पॉइंट, हमेशा अपन को ये फोकस करना होता है यूआरएल। जैसा कि मैंने फिशिंग में बताया, इसमें भी यूआरएल आते हैं, पर आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि वो यूआरएल ऑथेंटिक है कि नहीं है। और वो कैसे ध्यान रहेगा, अगर लेट सपोज मैं आईसीआईसी बैंक का मेरा अकाउंट है तो मैं icicibank.com देखूंगा, जो मेरी वेबसाइट हमेशा मेरे को याद है। तो अगर उस एसएमएस के अंदर आईसीआईसी बैंक के लिखा हुआ होगा, बैंक के ट्रिपल के, तो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ ऑथेंटिक वेबसाइट। वहां पे आपको फिशिंग पॉसिबल मिल सकती है स्मिशिंग के थ्रू, मतलब आपको एसएमएस के थ्रू यूआरएल आएगा एंड देन वो यूआरएल फिशिंग में कंसिडर हो जाएगा। स्विम स्वैप स्कैम इज समथिंग, अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली बहुत स्कैम चला था जिसमें आप कॉल फॉरवर्ड करवा सकते हो *144* एंड देन आपका जो नंबर होता है, तो जैसे आप किसी नंबर पे ये वाला कोड लगाते हो तो आपके जितने भी कॉल्स एसएमएस होते हैं वो सारे फॉरवर्ड्स हो जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैम्स हैं, जो इस तरीके की फॉर्म्स है जहाँ पे साइबर अटैक्स हो सकते हैं, और ये इतने प्रिसाइज होते हैं, ये इतने लाइक ऑथेंटिक होते हैं कि आपको एक सेकंड के, मतलब एक बार में आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो एक्चुअली में ऑथेंटिक है कि नहीं है। बट ओवर द टाइम जब आप एक्सपर्ट होते रहेंगे, आप यूआरएल चेक करते रहेंगे, आप ये भी चेक करते रहेंगे जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आ रही है वो गलत है, तो आपको पता लगता रहेगा कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट इट इज नॉट ऑथेंटिक। बट अपन को ऑथेंटिक पे जाके ही चेक करना चाहिए उसको, इन और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको आती है या कॉल आता है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ तरीके के ऐसे डॉस अटैक भी होते हैं। डॉस अटैक की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अटैक होता है। इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, मल्टीपल ओवर द इंटरनेट, और आपका जो वेबसाइट होती है उस पर मल्टीपल रिक्वेस्ट आके और आपका वहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। अगर मैं बहुत लेमन टर्म में बात करूँ तो आपको भूख नहीं है पर फिर भी आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सारा के सारा बाहर आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट्स डॉस अटैक। आपकी लिमिट के ज्यादा अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो आपका जो सर्वर है वो फट जाएगा, और जैसे ही वो फटेगा तो आपका जो बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का साइबर अटैक होता है, जिसमें जो अटैक कर रहा होता है वो, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे ही उसने अटैक किया और जैसे ही काम खत्म हुआ, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाती है, मतलब वो इंटरनेट पे रहती ही नहीं है, तो आप ट्रेस बैक भी नहीं कर सकते कि किसने ऐसा किया। तो कुछ इस तरीके के फॉर्म्स होते हैं, बहुत कॉमन फॉर्म्स होते हैं बट बहुत इफेक्टिव होते हैं अगर आप अगर आप अगर आप अवेयर नहीं हो इन सब चीजों के बारे में। अब इसकी बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि किस किस टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गया, इनसाइडर एक्सेस हो गया, जो एम्प्लॉय इनसाइडर एक्सेस, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन की कहीं पे बाहर लीक कर देता है। आउटसाइड पेनिट्रेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अनऑथराइज नहीं है, आपको किसी चीज का ऑथराइजेशन नहीं है टू टेस्ट एनी सॉफ्टवेयर और एनी वेबसाइट ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल यू आर डूइंग इट एंड यू आर हार्मिंग द बिजनेस, तो वहां पे एक आउटसाइड पेनिट्रेशन वर्ड कंसिडर किया जाता है। किसी की प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन को स्टील करना और डिजिटल ड्राइव्स या डिजिटल स्टोरेज अपन बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल। नेक्स्ट इज की सैबोटाज ऑफ नेटवर्क एंड डेटा, जहां पे आप कुछ भी मैनिपुलेशन करके किसी डेटा को चेंज कर सकते हो या किसी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो, तो ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है। फिर ब्लैकमेल तो बहुत अंडरस्टैंडिंग वर्ड है कि किस लिए यूज किया जाता है। अब टारगेट ऑडियंस क्या है? हाँ, यहाँ पे भी टारगेट ऑडियंस है कि किस किस तरीके से हम और किन किन लोगों को, हम तो नहीं बट हाँ साइबर अटैकर्स कैसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें इंडिविजुअल की,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज साइबर बुलिंग, क्योंकि किसी ने पोस्ट कर दिया, अब आप उसके पीछे भागते रहो, अगर आपको वो जेन्युइन लगेगा तो वो आपका पोस्ट हटा देगा, इन्फॉर्मेशन हटा देगा, और नहीं तो फिर वो इंटरनेट पे रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। स्टॉकिंग वन ऑफ द लाइक अगेन टारगेट कंसिडर कर सकते हैं इसको साइबर क्राइम के अंदर। सेक्सटिंग इज वन ऑफ देम, स्पाइंग इज वन ऑफ देम। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो वेबसाइट डिफेसमेंट, अगर मैं इसको जनरल टर्म में समझाऊं तो अगर किसी अटैकर को आपके वेबसाइट का एक्सेस है और वो आपकी वेबसाइट को डिफेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि जैसा वेबसाइट का लुक होना चाहिए वो वैसा लुक नहीं करके, सारा के सारा उसका कोड चेंज करके, और वो कुछ इस तरीके से बता दे कि आपकी वेबसाइट हैक हो गई, तो इससे होता क्या है कि जो बिजनेस वेबसाइट के थ्रू चल रहे होते हैं उनका बिजनेस डाउन हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कस्टमर्स उनके वेबसाइट को यूज कर रहे थे उनका डेटा भी लाइक हार्म हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। डॉस अटैक जो मैंने समझाया, प्रॉपर्टी पे लाइक डेटा थेफ्ट या थेफ्ट, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर property related thing can be theft as well, can be taken stolen as well as a cyber crime. But again as I said कि दोनों जगह अगर इस चीज को अगर ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है तो दोनों जगह डिवाइस का होना जरूरी है। ओके, तो हमने अभी तक ये बात करी कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी टाइप है और टारगेट ऑडियंस क्या है। बट अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, तो ये रहा सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन क्या है, वो है आईटी एक्ट 2000 जो कि आया था 17 अक्टूबर 2000 के अंदर। ये आईटी एक्ट है और इस आईटी एक्ट के थ्रू बहुत सारे रिलेटेड जैसे डिजिटल रिलेटेड स्कैम्स थे उसको कंसिडर करते थे और आज भी करते हैं। बट इसमें कंसिडर क्या नहीं होता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप अपना नेगोशिएशन करते हैं किसी चीज को किसी चीज पे डील कंप्लीट करने के लिए। ट्रस्ट फैक्टर, अगर लेट सपोज मैंने मेरे दोस्त पे ट्रस्ट किया तो वहां पे आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो वर्बल ट्रस्ट है, डिजिटल ट्रस्ट कुछ भी नहीं है उसमें। कोई विल है आपकी, बहुत कॉमन वर्ड्स है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है इस पे, बट हाँ बहुत कॉमन वर्ड है, सबको पता है क्या होता है। बट इस पे भी कोई आईटी एक्ट नहीं आता, और एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट, इस पे भी कोई आईटी एक्ट नहीं लगता। बट आईटी एक्ट लगता कहाँ है, जिसपे डिजिटल डिवाइस का इंटेलिजेंस होता है, जिसपे डिजिटल डिवाइस से कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है किसी सर्टेन वेबसाइट पे या किसी सर्टेन पर्सन पे, उस पे आईटी एक्ट 2000 की जितने भी सेक्शंस हैं या लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं। उसके बाद 2000 के बाद एक अपडेटेड वर्जन निकला 2008 विच इज आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, और उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज जैसे कि फोकस ऑन डेटा प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिफाइनिंग साइबर कैफे, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, और NCIIPC which is National Critical Information Infrastructure Protection Center, and certain that is Computer Emergency Response Threat Team, something like full form यही होता है। तो इनका रीजन क्या था कि 2008 के बाद डेटा प्राइवेसी जैसी चीज का बहुत ज्यादा नाम होने लग गया था, बहुत ज्यादा डेटा प्राइवेसी ब्रीच हो रही थी, डेटा आपका लॉस हो रहा था, और डेटा हैक भी हो रहा था, ब्रीच भी हो रहा था। उस टाइम पे साइबर कैफे जो थे बहुत ज्यादा बूम पे थे, लोग जाते थे साइबर कैफे पे और स्कैम करते थे वहां पे। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे एक्ट्स बने जहाँ पे ये सारे रिलेटेड क्राइम्स को मॉनिटर किया जाता था, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जैसे NCIIPC एंड सर्टेन, जिनका काम यही होता था कि इस टाइप के जितने भी क्राइम्स हैं उनको मॉनिटर करना और उनको रिस्पॉन्ड करना विद इन अ टाइम फ्रेम, सो दैट कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बेयर मिनिमम हो। अब कुछ सिविल रॉन्ग्स अंडर आईटी एक्ट जहाँ पे बेसिकली किसी पर्सन लेवल पे हम इन एक्ट्स को मेजर करते हैं, जैसे कि सेक्शन 43A विच इंक्लूड्स योर कंप्यूटर ट्रेसपास एंड प्राइवेसी ब्रीचेस, जैसे कि अनऑथराइज एक्सेस की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई मेरा फ्रेंड मेरी परमिशन के बिना उन सोशल प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहा है, और नॉट ओनली एक्सेस बट
messaging someone, posting something, liking, comment on some post, other posts, and like following any pages that is not relevant to me. So this kind of considered to be a privacy breach. आप किसी device में access करके and then you are unauthorizingly accessing to another private or personal assets. For section 43B में deals with unauthorized data access, copying and extraction. जैसे कि कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होता है उनको कॉपी करना, उनको फिर इधर से उधर शेयर करना. दिस इज समथिंग दैट डीलिंग विद योर अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस, जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है किसी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा का, बट उसको आप एक्सेस भी कर रहे हो, कॉपी भी कर रहे हो और उसको एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हो. दिस इज समथिंग कंसिडर्ड टू बी अ 43B. 43C इज समथिंग लाइक जैसे कि कोरोना वायरस आया था, वैसे ही अगर आप किसी डिजिटल डिवाइस के अंदर अपने वायरसेस दे देते हो विद सम ऑफ द वेबसाइट, उसको इंस्टॉल करती, जो भी आपका क्रिटिकल डेटा स्टोर था उस डिवाइस के अंदर, वो इन्फेक्ट हो जाता है और यू कांट बी एबल टू ट्रेस इट बैक व्हाट इंफॉर्मेशन और व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू आर होल्डिंग. तो वहां पे आपने किसी एक एंटिटी को डैमेज कर दिया. अगेन कंसिडर टू बी 43D इज दैट you are damaging some computer system. और फिर उसके बाद 43E, that is you are disrupting your computer system and network. तो over the network आपने किसी नेटवर्क के केबल्स काट दिए या फिर पावर केबल जो बेसिकली होती है किसी. ओके, तो इसका कुछ ऐसा एग्जांपल बताता हूँ मैं. जैसे आपके पास सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क क्रिएट होता है, उस नेटवर्क में आपका प्रॉपर नेटवर्किंग बनती है, जितने डिवाइस कनेक्ट होते हैं उसका एक पब्लिक प्राइवेट आईपी बनता है, उस सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है. अगर ये नेटवर्क भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपने नेटवर्क क्लोज कर दिया, तो ओवर द नेटवर्क जितने भी डिवाइसेस पे कम्युनिकेशन हो रहा था वो बंद हो जाता है. इससे आपका बिजनेस इम्पैक्ट होता है. अगेन अगर आपके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो अगेन वो भी एक तरीके का डिसरप्शन है आपके बिजनेस के अंदर, तो वो भी कंसिडर किया जाता है इन योर डिसरप्टिंग योर नेटवर्क और योर कंप्यूटर सिस्टम्स. नेक्स्ट इज 43F इज डिनायल ऑफ एक्सेस टू ऑथराइज्ड पर्सन. सो बेसिकली इसमें हम ये चेक करते हैं, अगर आपके पास किसी यूजर का एक्सेस है तो आप उसकी क्रेडेंशियल्स चेंज नहीं कर सकते. अगर आप चेंज करते हैं तो दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ 43F. 43G इट इज लाइक प्रोवाइडिंग वायलेटर्स जो आपके ऑनलाइन फ्रॉड्स या फिशिंग स्कीम्स जो चलाते हैं उनके अगेंस्ट होता है ये. और इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस और भी होते हैं. ये कुछ मैंने सेक्शंस चेरी पिक किए थे जो कि इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डिवाइस में ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. और अगर हम बात करें साइबर क्राइम एक्ट की, तो ये जितने भी सेक्शंस थे, दिस इज समथिंग दैट हार्मिंग एनी एंटिटी और एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स का या अपने कस्टमर्स का. बट these are the cyber crime acts. These are applicable on an individual level. जैसे कि हम बात करें सेक्शन 65, आप किसी डॉक्यूमेंट को टेम्पर कर रहे हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इट शुड बी डील विद एनी बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे आपने मैनिपुलेशन करके उन डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर दिया, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्शन 65. सेक्शन 66 इज कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, मिसयूज ऑफ योर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो कि फ्रॉड एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं. जैसे कि आप मेरा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बट विद यूजिंग माय इंटरनेट यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉड एक्टिविटीज, तो वो कंसिडर किया जाएगा सेक्शन 66 में, जिसमें आप कर यही रहे कि बस इंटरनेट अपना नहीं किसी दूसरे का इंटरनेट है, तो आइडेंटिटी उस इंसान की जा रही है जिसका आप इंटरनेट यूज कर रहे हो. So this considered to be in section 66. 66A is offensive messaging. अगर हम बात करें 66E, that privacy violation, किसी भी वेबसाइट के बहुत सारे ऐसे प्राइवेसीज रेगुलेशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, बट अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है और
आपके पर्सनल डेटा का मिसयूज हो रहा है, दैट कंसिडर टू बी 66E। तो कुछ इस तरीके के, हाँ 66F एज एड्रेसिंग टू साइबर टेररिज्म, again which is very understandable by this term, is the one who is considered to be or including or considered as a cyber terrorist। तो ये कुछ कुछ सेक्शंस हैं, कुछ लॉज हैं जो हमारे आईटी लॉ के अंदर मेंशन हैं, एंड दे आर majorly focus on your digital, or you can say डेटा प्राइवेसी, जो कि डिजिटलाइज है, जहाँ पे कस्टमर्स का डेटा है। अगेन ओके, तो दिस स्लाइड टेल्स यू पेरेंटल कंट्रोल, और ये बिल्कुल डिफरेंट है व्हाट वी हैव डिस्कस एज ऑफ नाउ in the cyber laws and cyber crimes and sort of this kind of information. Now, आज के टाइम पे दो तरह के फोन और दो ही तरह के फोन मार्केट में है, पहला एंड्रॉइड और दूसरा iOS। तो उसमें कुछ पेरेंटल सेटिंग्स हम सेट कर सकते हैं, सो दैट आप अपने बच्चों को, जिनको मोबाइल यूज तो करना आता है बट सही यूज करना, और उनको एक्चुअली में ये बताना कि क्या गलत है और क्या नहीं, वो चीज़ नहीं आता। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ओवर द टाइम एक पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग सेट कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो ऐप आपसे बोलता है करने को, और बच्चे आपका क्रेडिट कार्ड लेके वो पे कर देते हैं, तो दैट कुड ऑल्सो लीड अ नॉट साइबर क्राइम, बट या आई मीन वहाँ पे एक लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अपन लगा रहे हैं, सो दैट कि अननेसेसरी ट्रांजेक्शन नहीं हो। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों। तो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, और व्हेन आई से मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एवरी एप्लीकेशन इज आस्किंग यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू यूज देयर प्रीमियम फीचर ऑन द एप्लीकेशन। बट क्या होता है, बच्चों को हम मोबाइल देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो हमको परेशान ना करें और वो चुपचाप उस फोन को खेलते रहें। तो क्या होता है, जब भी उस ऐप, मोबाइल गेम या ऐप के अंदर कुछ भी ऐसा पॉपअप आता है जहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि यू नीड टू पे, तो बच्चों को समझ नहीं आता और वो पे बटन पे जाते हैं। चूंकि आपके क्रेडिट कार्ड और ये सब जितने भी कार्ड्स होते हैं वो फोन से जाते हैं, और इसी वजह से पेमेंट हो जाता है। अगर आप यूज करते हैं NFC, मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता इस चीज़ के अंदर, बट हाँ यही एक रीज़न होता है जब आप अपने कार्ड्स की इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन में स्टोर करके रखते हैं, और इसी वजह से, क्योंकि आप डिवाइस को बताते हैं कि ये हमारा डिवाइस जो है ये एक ट्रस्टेबल डिवाइस है, तो वो आपसे आगे कंफर्मेशन नहीं मांगता जब भी आपको पेमेंट करना होता है। तो ये कुछ तरीके के हमारे डे टू डे टास्क होते हैं जो हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर। बच्चों की वही मोबाइल डिवाइस हम बच्चों को देते हैं, और वो एक्सेप्ट करके पेमेंट हो जाता है, एंड देन यू विल गेट टू नो कि मेरा तो इतना पैसा चार्ज हो गया इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के प्रीमियम फीचर को खरीदने के लिए। और वो कुछ भी नहीं होते प्रीमियम फीचर, जस्ट एक एड ऑन होता है, या कुछ एक छोटा सा फीचर होता है। एक अगर किसी गेम की बात करें तो गेम का एक कैरेक्टर डाउनलोड कर लिया, तो कैरेक्टर डाउनलोड करने और यूज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो इट जस्ट लाइक आपको आपके डिवाइस के अंदर और आपके गूगल प्ले सेटिंग के अंदर ऐसी पेरेंटल कंट्रोल लगानी चाहिए, सो दैट कि उस सर्टेन एज रेंज के बच्चे अगर यूज कर रहे हैं तो उनको वही एप्लीकेशन सजेस्ट होंगे जिसमें इस टाइप का पेमेंट मोड नहीं होगा और एनी 18+ कंटेंट नहीं आएगा। अगर आप उन पेरेंटल कंट्रोल्स को लगाते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो एप्लीकेशन आपके गूगल प्ले पे इंटरसेप्ट नहीं होंगे, और कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड होता है तो कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा उसका। तो ये सेटिंग्स बोथ आईफोन और गूगल एंड्रॉइड यूजर्स कर सकते हैं। तो पहले मैं जाता हूँ इस पे, उस लिंक पे, और मैं ओके तो अब दो तरह के अकाउंट होते हैं इसमें। पहला तो होता है कि आपके खुद के अकाउंट पे, तो अगर आप अपना खुद का अकाउंट दे रहे हो या खुद का मोबाइल दे रहे हो तो आपका अकाउंट उस पर लॉग इन होगा। आपको अपने गूगल प्ले ऐप के अंदर जाना है, टॉप राइट सेक्शन पे आपका एक प्रोफाइल आइकन होता है, वहाँ पे फैमिली
ऑप्शन के अंदर एक पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको उसका जो फीचर है उसको ऑन करना पड़ता है, एंड देन आपको अपना पिन ऐड करने के बाद आपको एक नंबर ऑफ एज लगानी पड़ती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो वो होता है इधर, सेटिंग्स, फैमिली, पेरेंटल कंट्रोल। अगर मैं सब बताऊं यहाँ पे शो होगा कि नहीं, तो ये कुछ इस तरह का फैमिली पेरेंटल कंट्रोल होता है आपके गूगल प्ले के अंदर। तो वहाँ पे आपको अपनी 18+ या 16+ या 3+ या 5+ सेटिंग्स ऐड करनी पड़ती है, एंड देन उसी रेंज के एप्लीकेशंस जो है आपको अपने गूगल प्ले के अंदर शो होंगे। इससे होगा क्या कि जैसे कोई भी फाइनेंस रिलेटेड एप्लीकेशन है वो तभी शो होगा जब आपने वो सेटिंग जो है वो 18+ कर रखी है। और वाई 18+, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद सबको पता होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कितने इम्पैक्टफुल होते हैं, तो इस वजह से हमको ये सेटिंग करनी चाहिए। और अगर आपके जो किड्स हैं उनका दूसरा फ़ोन है बट यू हैव टू मैनेज देयर ईमेल एड्रेस, तो देयर इज़ अ फैमिली लिंक ऐप, गूगल की तरफ से आता है। वहाँ पे आप अपने जो डिवाइसेस हैं उनका इंफॉर्मेशन या जो ईमेल एड्रेस है वो आप अपने उसमें अपने डिवाइस के अंदर जाके वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो दिस इज दैट सिंपल। और अगर हम बात करें iOS की, तो iOS भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, बस उसका जो वे है, मतलब जिस तरीके से सेटिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है। वो है ओके। तो ये जो सेटिंग्स होती हैं ये आप अपने आईफोन या आईपैड में कर सकते हो। और इसका वेबसाइट ओपन हो रहा है। हाँ, तो इसमें हम रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं आईफोन के अंदर। फीचर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप अपने कंटेंट और प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस उन उन इंफॉर्मेशन पे सिंक नहीं होगा जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। एक प्रिवेंट्स यू टू परचेज एनी आईट्यून्स और ऐप स्टोर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसे एप्लीकेशंस जो आपसे पे आपसे कोई सर्टेन अमाउंट मांगते हैं जस्ट टू यूज एनी फीचर और एनी रिच फीचर ऑफ दैट एप्लीकेशन, तो वो उस पर भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसमें बिल्ट इन एप्स एंड फीचर्स होते हैं जिस पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, प्राइवेसी कंटेंट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट, कि हम ऐसा कोई कंटेंट रेटिंग के बेसिस पे कि कितना रेट करना चाहते हो, कौन कौन से कैटेगरी आप अलाउ करना चाहते हो। तो एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल इन योर एप्लीकेशन और सॉरी इन योर मोबाइल डिवाइसेस इफ यू आर यूजिंग आईफोन। इसमें ऑल्सो आप वेब कंटेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कंसिडर टू बी अडल्ट वेबसाइट्स, राइट, तो वो भी आप अपने इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कुछ वेबसाइट आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेबसाइट या स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वेबसाइट आपको एक्सेस करनी है, तो आप अलाउड वेबसाइट में जाके आप अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हो, सो दैट कि वो उन्हीं वेबसाइट को एक्सेस करेगा और दूसरी वेबसाइट अगर कोई एक्सेस करना चाहेगा तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको एक्सेस नहीं करने देगा। अगेन, ये तो हो गया मैनुअल वर्क, पर अगर अपन सीरी यूज करके भी अगर उसको बोलते हैं कि ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, तो वहां पे भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो जो पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए इफ दे आर गिविंग देयर फोन और एनी न्यू डिवाइस टू देयर किड्स, जस्ट टू मेक श्योर कि ये सारी जितनी भी साइबर क्राइम रिलेटेड या साइबर बुलिंग रिलेटेड जितने भी सीन्स क्रिएट होते हैं या जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी बच्चे विक्टिमाइज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं हो और इन सब चीजों से बचा जाए। सो अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं जो ट्रेंड्स हैं इंडिया के अंदर, स्कैम्स ट्रेंड्स, और ये टॉप फाइनेंशियल स्कैम जो हुए हैं इंडिया के अंदर, जो फोर्ब्स ने कंसिडर किए थे एज अ केस स्टडी, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चला था, वो चला था यूपीआई स्कैम, जिसमें, और मोस्ट ऑफ द स्कैम्स कंसिडर टू बी अ फाइनेंशियल स्कैम, जहाँ पे भी मनी का इंटरेक्शन होता है, मनी का इंटरवीन होता है, वहाँ पे स्कैम्स ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा सा मतलब है कि वहाँ पे इन जो यूजर्स हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है टू यूज दोज एप्लीकेशन और हाउ टू प्रोसेस दिस काइंड ऑफ पीआईआई इंफॉर्मेशन, जो कि पर्सनल आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन होती है, आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और जो भी इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं देना चाहिए किसी को भी, अनटिल अनलेस आप किसी बैंक में जाके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट कैन बी फाइन। बट अगर आपको कोई कॉल पे सब चीजें पूछा है, इट शुड नॉट बी शेयर विद एनीवन। और सबसे पहला जो आया था वो आया था यूपीआई स्कैम। सेकंड जो आया था वो आया था क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। अगेन, जैसा कि मैंने बोला कि आपका पेमेंट नहीं हुआ और आपको कॉल आता है, एंड देन यू यू विल बी आस्क्ड कि आपको आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा एंड आपको वो शेयर करने का है। यूपीआई स्कैम में भी एक यूपीआई स्कैम जो मुझे याद आ रहा है वो ये था कि आपसे बोला जाता था कि कहीं पे डोनेशन करना है करके, और यू विल बी आस्क्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जहाँ पे आप अपना मनी का अमाउंट डालते थे। वो लोग आपको बोलते थे इतना अमाउंट डालना है, बट वो ये नहीं बोलते थे कि कहाँ पे डालना है और किस तरीके से डालना है। वो आपको ये बताते थे ये स्क्रीन ओपन हो रही है, यहाँ पे एक इनपुट फील आ रहा है, यहाँ पे आपको इतना नंबर डालना है और नीचे आके आपको अपना ओटीपी डालना है या जो भी डालना है, जो भी आपने अपना जो पिन है वो सेट कर रखा है। तो लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती थी, उनको लगता था कि दिस इज समथिंग न्यू, और we have to just follow because the other person is trying to tell us that you should follow that specific process जो हम बता रहे हैं। इस तरीके से स्कैम होते थे। तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आने लगे, लिमिटेशंस होने लगी। यूपीआई पेमेंट में एक दिन में इतने लाख का ट्रांजेक्शन होना या इससे ज़्यादा लाख का ट्रांजेक्शन होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर वो 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट हो रहा है तो बैंक आपको आईवीआर के थ्रू कॉल करेगी और आपसे पूछेगी कि कंफर्मेशन पूछेगी आपसे कि आपके बैंक अकाउंट से इतना पेमेंट हुआ है, प्लीज कंफर्म इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, प्लीज रिपोर्ट इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो ये कुछ लिमिटेशंस आए, ये कुछ मिटिगेशंस आए रिस्पेक्टिव ऑफ दिस स्कैम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्यूआर स्कैम की, जहाँ पे बैंगलोर के अंदर ये सबसे ज्यादा हुआ था। फिर उसके बाद बेसिकली इट्स ओके ओके सो क्यूआर स्कैम अलर्ट में बेसिकली जो वेंडर्स होते हैं जो क्यूआर यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो व्हाट पीपल आर डूइंग इज उनका जो क्यूआर कोड होता था उनको रिप्लेस कर देते थे, एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। और ये तब का टाइम था जब एक वो ऑटोमेटेड बॉक्स जो बोलता है कि इतने अमाउंट ऑफ मनी हैज बिन रिसीव इन योर बैंक अकाउंट। उससे पहले का ये था कि हमको बार बार वो दिखाना पड़ता था फोन में कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। बट जो ऐसे वेंडर्स जैसे कि जो सब्जी बेचते हैं या फिर जो जो शॉप चलाते हैं, राइट, तो उनको हम इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि हम उनको पेमेंट बताए, तो हमने बोल दिया हो गया और वो भी थे कि हाँ हो गया। बट उस टाइम पे क्या होता था, क्यूआर कोड एक्सचेंज हो जाते थे, तो उनको लगता था पेमेंट हो गया, हमको भी लगता था पेमेंट हमने कर दिया, हमारे यहाँ से पैसे कट गए और उनके यहाँ पे एसएमएस नहीं आता था। तो हम सोचते थे कि ठीक है कुछ सर्वर का इशू होगा, मैसेज नहीं आया, नेटवर्क इशू होगा, बट ऐसा नहीं होता था। इन बाद में पता चलता था कि जो क्यूआर कोड पे बैंक अकाउंट था वो कोई दूसरा था, दूसरी जगह पैसे जा रहे थे और वहां पे उसका लॉस हो गया। तो ये एक तरीके के स्कैम भी चल रहे थे। फिर
पार्ट टाइम जॉब स्कैम, ये भी एक बहुत ही वाइल्ड स्कैम है, जहाँ पे उनसे बोला जाता है कि आपको इतना टाइम आपको काम करना है, इतने पेजेस आपको लिखने हैं, और आपसे इतने टाइपिंग कराई जाती थी, आपको बोला जाता था कि एक पेज का इतना पैसा होगा, समथिंग लाइक। और फिर जब वो काम कर देते थे तो जो भी टाइपिंग का कॉस्ट होता था वो फ्रॉस्टर रखता था, और आपको कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्रॉड होता था। ऐसे कोई कंपनी नहीं होती थी जो टाइपिंग के थ्रू आपको पैसा देती थी, या पैसा देना उनका एक बिजनेस मॉडल था। तो ये, हाँ, अगेन कोरियर स्कैम विच इज वेरी कॉमन। आज भी होता है ऐसा कि आपको फोन आएगा, आपको ये बोला जाएगा कि आपके नाम पे एक पार्सल आया है, और आपको कंफर्म करना है कि वो आप ही हो या नहीं हो, रिस्पेक्टिव पर्सन जिसको पार्सल भेजा गया है। तो वो लोग रिक्वेस्ट डालते हैं पेमेंट की, और आपसे पूछा जाता है कि आपको ओटीपी शेयर करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। क्योंकि ये वेरी कॉमन इसलिए है, क्योंकि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट या कोई भी कोरियर डिलीवर होता है, जो भी आपको एनवलप या जो भी पार्सल आपको डिलीवर होता है, तो कंफर्मेशन के लिए आपसे ओटीपी मांगा जाता है। अगेन, ये वाला स्कैम इसलिए इतना कॉमन है, क्योंकि विच इज वेरी रिलेटेबल टू योर डे टू डे एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप कुछ ऑर्डर करते हैं और आपके पास कुछ पार्सल आता है। तो इस वजह से वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि आपको एक ओटीपी आएगा, प्लीज कंफर्म करो। बट वो ओटीपी उस पार्सल के कंफर्मेशन के लिए नहीं होता, बट जस्ट वो एक अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करने का एक रिक्वेस्ट होता है, जहाँ पे आप अपनी ओटीपी देते हो, एंड देन लेटर यू नो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया। तो दिस इज हाउ द कोरियर स्कैम एडवाइजरी इज ऑल्सो वर्किंग। तो ये कुछ इस तरीके के स्कैम है, वेरी कॉमन स्कैम्स जो इंडिया में हो रहे हैं। बट इन सब से बचने के लिए क्या क्या हमको फैक्टर्स जो हैं मतलब ध्यान में रखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दोज काइंड ऑफ डिवाइसेस, राइट? तो पहला, एजुकेट योरसेल्फ। आपको अगर कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन सस्पिशियस लग रही है जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो, आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हो, आप अगर हम आपको कंफर्मेशन के लिए भेजें तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। अगेन, अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आप नहीं जानते और आपको लगता है वो सस्पिशियस है, आपको ओटीपी नहीं शेयर करना। सेकेंड आता है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी शेयरिंग या पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट पे नहीं अपलोड होनी चाहिए। इट शुड बी ऑथराइज ओनली। इट शुड बी कंफर्म फ्रॉम द कंपनी दैट कि आपकी जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक वेबसाइट है कि नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सेशन के स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट रखा था जिसमें आपको एक कैरेक्टर्स या मल्टीपल कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड सेट करना चाहिए अपने अकाउंट्स के लिए, सो दैट कि वो ब्रूट फोर्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था वो पॉसिबल नहीं हो। या फिर गेसेबल पासवर्ड इज ऑल्सो नॉट अलाउ इन योर पासवर्ड। फिर उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज नथिंग बट ये एक कंफर्मेशन देता है कि जो यूजर इस अकाउंट को यूज कर रहा है वो ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं है। और उसका रीजन ये होता है, मल्टीपल डिवाइसेस जो आपने अपने अकाउंट में सेट कर रखे होते हैं उस पर एक प्रॉम्प्ट जाता है, वहां पे आपको यस करना पड़ता है, एंड देन जो अकाउंट है उसको पता पड़ जाता है कि जो इस अकाउंट को यूज कर रहा है वो ऑथेंटिक यूजर है, वही यूजर है जिसका वो अकाउंट है, आई मीन द ओनर ऑफ दैट अकाउंट। ईमेल्स, अगेन ईमेल का एक सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि आपके पास बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल, रिगार्डिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग योर एनी काइंड ऑफ डोनेशन, जो कि वो एक अगेन डोनेशन जो ऑथेंटिक डोनेशन नहीं होता, लेजिटिमेट डोनेशन नहीं होता। तो वहां पे आपको हमेशा कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले एक उस सेंडर का ईमेल एड्रेस चेक करना पड़ता है। ईमेल एड्रेस चेक करने का सबसे बड़ा एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये होगा कि लेट सपोज अगर मैं टाइप करूँ राजा डॉट नगोरी एंड देन @gmail.com, तो ये मेरी जो होगी ये मेरी ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस होगी। क्यों? क्योंकि ये आ रही है वेरी वेल फेमस कंपनी जो कि चलाती है एक प्रोडक्ट gmail.com।
It can be Microsoft.com, it can be Google.com, anything, but it cannot be something like कि cyberkill.com, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज मैं कुछ लिख दूं, कोई रैंडम कैरेक्टर मैंने टाइप कर दिया और फिर उसके बाद मैंने .in लगा दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए. दिस काइंड ऑफ ईमेल एड्रेस कैन बी कंसिडर एज अ सस्पिशियस ईमेल एड्रेस. तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले, किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले जो आपको मेल में आती है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है. अगर आपको ईमेल एड्रेस ऑथेंटिक लग रहा है, देन यू अलाउ टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन जो आपको ईमेल के अंदर आते हैं. एनी फोन कॉल्स, अगेन जो मैंने अपनी इनिशियल स्लाइड्स में बताया था, इम्पर्सोनेशन, वो आपको कॉल करेंगे, वो शो करेंगे दैट दे आर द लेजिटिमेट एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट कंपनी, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंपनी, बट दे आर नॉट सपोज टू बी, बट एंड दे आर आस्किंग यू फ्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि शेयर नहीं करनी चाहिए. सिक्योर योर वाईफाई कनेक्शंस, अगेन अगर आप अपनी वाईफाई कनेक्शन को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर उस पर एक्सेस कर ले, एंड देन इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो आपका वाईफाई का पासवर्ड शुड बी सिक्योर. इट शुड नॉट बी कि आपने अपना नंबर डाल दिया या आपने अपना नाम डाल दिया घर का, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है, आपका पासवर्ड वैसा नहीं होना चाहिए. बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करने चाहिए. मेजरली योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रॉड कमिंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड परस्पेक्टिव ओनली. तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट हमेशा देखने चाहिए, रिव्यू करना चाहिए. अगर कोई ऐसा पेमेंट जो आपने नहीं किया वो हो रखा है, देन you should report that transaction, or within a week or two, like bank account will take an action on that. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई आपसे ये बोल के आता है कि इसमें इतना रिटर्न है या इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, don't do that until unless you trust that person. And you should also see the legitimate website or any information which says that जो रिटर्न है, जो इन्वेस्टमेंट है, it should be considered as the authentic one. Then उसमें जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट करो. हाई प्रोमिसेस रिटर्न और इस तरीके के चीज़ों से बचना हमेशा चाहिए, और हमेशा एडवाइस उसी से लो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी डिसीजंस. जैसा कि मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट का, अगर आपको भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो आप उसको रिपोर्ट करो, और हमेशा इन्फॉर्म्ड रहो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब लेटेस्ट स्कैम के बारे में, सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इंटरेक्टिंग सम काइंड ऑफ सिनेरियोज और इस टाइप का कुछ आता है, तो आपको आइडिया है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, एंड उस मोमेंट पर जब वो आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगे जो नहीं शेयर करनी चाहिए, उसको फोन काट के वहीं पे कॉन्वर्सेशन को रोक देना ही ज़्यादा समझदारी का काम है. अब मैं अपने लास्ट स्लाइड पे आता हूँ, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको क्योंकि आपने मेरे को इनवाइट किया, और ऑडियंस को जो इस वीडियो को देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ तो मैंने एडिशनल वैल्यू ऐड करी उनकी लर्निंग्स में, उनको अवेयर किया इन सब चीज़ों के बारे में जो यूजुअली हो रही है एज अ स्कैमस्टर्स और एज अ फ्रॉड, जो प्रोबेबली आपकी पर्सनल आइडेंटिटी या फिर आपकी फैमिली की आइडेंटिटी या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो उसकी आइडेंटिटी को लीक कर रहा है या हार्म कर रहा है. तो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड. चलिए राजा, आपने बहुत विस्तार से साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग और फिशिंग, जितने भी संभव चुनौतियां आ रही हैं इस तकनीकी दौर में, उनके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी. बस एक चीज जानना चाहूंगा, यदि कोई इस तरह के क्राइम का शिकार होता है तो उसके लिए जो आपने कहा है कि तुरंत बैंक को सूचना करें या जो भी एजेंसीज हैं उनको सूचना दें, लेकिन क्या कोई सरकार की ओर से इस तरह का पोर्टल है जहां वो कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, या कैसे टेलीफोन नंबर है जहां वो शिकायत दर्ज करा सकता है? हाँ, तो अपने इंडिया के अंदर साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट
हैंडल करती है। वहाँ पे आप अपना साइबर क्राइम पोर्टल जिसको बोलते हैं, मैं यूआरएल शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, cybercrime.gov.in। वहाँ पे जाके आप आपका जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हो। एंड वो वेबसाइट पे जो कंप्लेंट है, इट कैन बी योर साइबर बुलिंग, इट कैन बी योर फाइनेंशियल फ्रॉड, इट कैन बी एनीथिंग दैट रिलेटेड टू योर डिजिटल इंटरेक्शन। तो वहाँ पे आप कोई भी अपना कंप्लेंट ऐड कर सकते हो, और वहाँ पे विद इन अ वीक वो लोग उसको सॉल्व भी करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू सॉल्व योर केस। जहाँ पे भी अगर आपकी इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है जो आपकी रेपुटेशन को खराब कर रही है, तो दे विल टेक एक्शन, और दे विल टेक एक्चुअली लीगल एक्शन ऑन दैट। तो वो प्रोसेस करते हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है साइबर क्राइम को लेके। कोई तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी इसके बारे में जागरूकता मिलेगी, और उनसे यही अपेक्षा है कि वो जिस नई टेक्नोलॉजी को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं उसका बहुत सावधानी के साथ उपयोग करें। तब तो ये तकनीक जो है उनके लिए वरदान साबित होगी। उनकी किंचित भी असावधानी उनके व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए, परिवार के लिए भी अभिशाप बन सकती है। आपकी जो भी टिप्पणियां हो, जो भी प्रश्न हो, आप हमारा जो ये कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी और समस्याएं हैं उनका समाधान हम कर सकें। हमारी कोशिश है अपने इस चैनल के माध्यम से हम एक जागरूकता का प्रचार प्रसार करें। तो हमारे इस शैक्षिक अभियान से जुड़ने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साझा करें, और टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा, आपको भी धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।